डिस्कशन करते हैं। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल एनटीपीसी का जो भी पेपर हुआ उसके आधार पे ही करवा रहे हैं, तो सब कुछ दिख दाख रहा होगा आपको, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, बीडी परपेंडिकुलर एसी है तथा डीबीसी का एंगल जो है 40 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार से है कि सीएई 37 डिग्री हो, तो भैया ए बी का मान बताएं। चित्र बनाते हैं तभी पता चलता है ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्टली नहीं हो सकता। ये हुआ ट्रायंगल ए बी सी, ये हुआ क्या ट्रायंगल ए बी और सी। अब बोलेंगे जी सर आपका बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, यानी कि बी डी से अगर ए सी पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए और डी बी सी 40 डिग्री है, तो डी बी सी 40 डिग्री भी बनाते हैं। ये डी है आपका, तो डी बी सी ये वाला आपका 40 डिग्री, अच्छी बात है सर, ये 40 डिग्री है। BC पर एक ऐसा बिंदु है E इस प्रकार से है, मान लो कहीं यहाँ पे E इस प्रकार से है कि CAE ऐसे CAE 37 डिग्री दे रहा है। कितना दे रहा है? 37 डिग्री, 37 डिग्री दे रहा है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया AEB बताएं, ये वाला कौन बताएं। अच्छा झूठ मत बोलिएगा, ये कौन निकालना क्या उतना टफ काम है? बोले नहीं सर, है ना, सिर्फ इसमें चित्र बनाने के लिए बहाना दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई तो आपको दिख रहा है अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल हो गया 50 डिग्री, ये कितना हो गया 50 डिग्री, तभी तो 50 40 90 होगा और 90 90 180 होगा। अब बात करेंगे सर हमें निकालना है कौन AEB, यानी कि AEB ये वाला जो कोण निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक त्रिभुज है आपका, कौन सा AEC एक त्रिभुज है जो व्हाइट कलर से हम बनाए हैं। इसके दो अंतः कोण हैं, एक ये और एक ये। दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर किसी भी त्रिभुज के लिए होता है कि नहीं? अब बोलेंगे जी सर जरूर होता है। तो अगर मेरे भाई इन दोनों का योग जोड़ दिया जाए तो 50 + 37 बराबर 87 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि नहीं? हम बोले जी सर 87 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होना चाहिए सर। आप बोलेंगे जी सर सब कुछ चंगा सर, है ना। इसमें छोटी सी बस बात यूज करना था कि दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड एक्सटीरियर के बराबर होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में ही आया, हाँ, कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके पंखे का अंकित मूल्य होना चाहिए, पंखे का अंकित मूल्य या मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। सही बात है ना। यानी कि अगर क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो वो उस पर MRP के रूप में 144 अंकित करेगा। बोलेंगे जी सर। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों बना रहा है? CPMP के रेशियो से भी तो बना सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, यानी कि डिस्काउंट अगर देगा तो 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 36 का डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा कितना का? 108 का। ठीक है सर, छूट देता है। यदि वह 126 का लाभ अर्जित करता है, यही लाभ हमें दिख गया था मेरे भाई शुरू में ही, हम पढ़ के नहीं आपको बताया था, इसीलिए हमने बोला कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि यहाँ पर लाभ जो दिख रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर वो 8 यूनिट है, और 8 की वैल्यू मेरे भाई 126 दिया है। कितना दिया है? 126 दिया है। तो बताना है कि पंखे का भैया अंकित मूल्य क्या होगा, MRP कितना होगा, ये पूछ रहा आपसे। हम बोले जी सर 8 की वैल्यू अगर 126 है तो 126/8 हो जाएगा 1 की वैल्यू। हम बोलेंगे जी सर। तो 100 की वैल्यू कितना होगा सर? हम बोलेंगे जी सर। तो देखिए बाबू ऐसा है कि 4 दूनी 8 होता है, 63 दूनी 126 होता है। हम बोलेंगे जी सर। 4 से 25 टाइम में जाएगा। हम बोले जी सर। अब 25 से 60 में गुना कर देंगे तो 1500 तो ऐसा ही आ जाएगा। 25 × 60 हो रहा कितना? 1500। और 25 तिया 75, 25 तिया 75। हाँ ये उत्तर नहीं आ रहा है मेरे भाई। 25% के तो 144, 1/4, 36 × 44 से 144 घटा 108, 8 बराबर 126। हमें लग रहा है कहीं इसमें मिसप्रिंट किया होगा क्वेश्चन में। ऐसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित किया, 100 का मूल्य 144 में, इस अंकित मूल्य पे 25% का छूट दिया, यानी कि 1/4 का छूट दिया, जो 36 और 44 से तो होता ही है। हाँ सर ठीक है सर। 36 घटा दिए, अगर हम डिस्काउंट दे दिए तो बचेगा कितना? 108। 144 माइनस 36 होगा कितना? 108। 8 का प्रॉफिट है, 126 है। ठीक है सर, 126/8 हो गया।
अंकित मूल्य मेरे भाई 144 है। अच्छा, यही ना गलती है, अंकित मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य नहीं निकालना। क्या निकालना? अंकित मूल्य। बोले जी सर। सर तो एक बार मिस प्रिंट कर लेते हैं सर। तो हम बोलेंगे सर ये हो गया 126/8 इंटू 144 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू थी इतना 18 8 44 से, तो 6 8 48 8 3 3 ऑप्शन में है, यानी 126 इंटू 8 गुना करना है। तो देखिए ऐसा है कि 126 इंटू 20 भी गुना कर सकते हैं, 2520 हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा आप गुना कर रहे हैं तो 2 घटा दीजिए, 252 घटा दीजिए, 126 दूनी 252, ऐसे भी स्टाइल मार सकते हैं। 10 में से 2 गया 8 है ना, ये बचा कितना? 11 में से 5 गया 6, 6 8 2 2 ऑप्शन में है जी। ये बचा 24 में से 2 गया 22, यानी 2268 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट उत्तर है सर। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं मेरे भाई, ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जी। कह रहा, इसमें कह रहा क्वेश्चन में कि सपना ने 20,300 रुपया की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 11% वार्षिक और आंशिक रूप से 3% वार्षिक दर पर निवेश किया। ठीक है सर। यदि उसने 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से ब्याज के रूप में बराबर राशि प्राप्त की, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्राप्त किया है, तो 11% पे कितना निवेश करेगा, ऐसा पूछ रहा है। हम सीधे बोलेंगे सर, ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी पहला धन है उस पर अगर 11% रेट दिया जाए है ना, इंटू 5 साल किया जाए तो इंटरेस्ट पता चलेगा। हालांकि दोनों में समय सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा धन में 3% लिया जाए और इसमें भी 5 साल लिया जाए तो वो दोनों तो कट ही जाएगा समय समय। रेशियो जो हो जाएगा दोनों धन का है ना, x/y बराबर 3/11। तो 11% वाला के लिए जो धन है 3 रेशियो में है, और 3% वाला का धन 11 रेशियो में होगा, उल्टा हो जाएगा सर डायरेक्टली है ना। हम बोले जी सर आपको निकालना है 11% वाला, मतलब 3 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। टोटल कितना धन में? 14 धन में सर, 11 3 14 इंटू कितना मेरे भाई? 20,300 रुपया। बस इतना ही करना था, आपका आंसर आ गया। हम बोले सर 14 एकम 14 6 और 3 है, तो 14 चौका 56, 7 बचा 0, 14 पचे 70, 1450। 1450 इंटू 3 बार 14 थे 42 50 या 150 है ना, 4350 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। टाइम लिखने की जरूरत नहीं। देखो ऐसे भी अगर जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे उनको पता है कि सर रेट दिया है, टाइम अगर कांस्टेंट है ना, तो प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली इसको उल्टा कर देते, 3 कर देते पहला वाला में, 11 दूसरा वाला में, तो डायरेक्टली रेशियो आ जाता। लेकिन उतना टेक्निकल चीज़ों में हम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली आपको बता रहे हैं सॉल्व करके। चल ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा, एमटीएस में 2 बार पूछा, सीएचएस में पूछा, और इस बार भी ये क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से करा, 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को एक दूसरे से फलकों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार बड़े घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। हम बोले जी सर ये बात सही है सर। इस फॉर्मूला के आधार पे सर ये ऑप्शन नहीं होगा सर, एक ऑप्शन गया है ना। अब अलग बात है कि इससे हम आंसर नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन ये सब दिमाग बनाना बहुत जरूरी है। अब बात हुआ सर कि अगर 125 सेंटीमीटर वाला घन है, एक घन है ना, वाले दो घनों को एक दूसरे से फलकों में जोड़ा जाता है, इस प्रकार बने घना। तो मेरे भाई अगर इसका आयतन अगर 125 है तो इसकी जो भुजा जो x जो दिया गया है इसको घनमूल निकालेंगे तभी तो भुजा पता चलेगा। हम बोले जी सर, यानी कि सर 5 हो जाएगा भुजा है ना। तो अगर ये 5 है लंबाई और चौड़ाई, सॉरी लंबाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई जो हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, क्योंकि ये 2x हो जाएगा सर जब जुड़ेगा। तो यहाँ तक 5 यहाँ तक 5 है, 10 हो गया सर। बोले जी सर, यानी कि कॉम्बिनेशन है सर, लंबाई 10 चौड़ाई 5 और ऊंचाई आपका 5। तो हम बोल देंगे सर 10 पचे 50 हो जाएगा L इंटू बी। हम बोलेंगे जी सर 10 पचे 50 सर प्लस सर है ना, 5 पचे 25 सर L इंटू एच प्लस सर 10 पचे 50 सर, तो 50 50 100 और 25 125 इंटू 2 250 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा है ना। ये वाला फिर लगता है हिल गया जी, थोड़ा सा वेट। अरे इसको प्लग के लिए बोले थे सर, प्लग नहीं किया, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है।
तो थोड़ा सा ओनली 5-10 मतलब 1 मिनट तक वेट कीजिएगा, है ना। तो अभी तक देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे करवा रहे हैं। अगर आप लगातार 20-25 सेट करेंगे तो आपको ग्रुप डी में, है ना, अच्छा मतलब ठीक ठाक आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक ठाक मार्क्स मतलब पूरा मार्क्स आप कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने लगातार 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक टेस्ट, मॉक टेस्ट मेरा अटेंड किया है, उसके बाद जाके पेपर दे रहे हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। हम्म चलिए मेरे भाई, हम लोग वो क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से क्वेश्चन हम कल भी टेस्ट में दिए थे, आज भी दे रहे हैं ना। इस क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है। बोला यदि 6 अंकों की संख्या है N09M82, एकदम सेम क्वेश्चन अलग शिफ्ट में भी आया, N09M82, ये 11 से डिविजिबल है। 11 से क्या है, विभाज्य है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से m और n के बीच में संभावित सही मान क्या होगा। आपको पता है कि 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सम अंक, विषम अंक या अल्टरनेट प्लेसेज का पहले हम लोग सम लेते हैं। तो हम बोलेंगे सर अल्टरनेट प्लेसेज का सम अगर हम लेफ्ट साइड से लिए तो ये हो गया 2 + m + 0। हम बोले जी सर, यानी कि 2 + m + 0 2 + m होगा सर। हम बोलेंगे जी सर। और इधर लेंगे तो 9 8 17, 17 9 26, यही है ना। हम बोलेंगे जी सर। 9 8 17 9 26, ठीक है सर। N0, ये सॉरी n है बाबू, ये क्या है n, ये क्या है n। तो हम बोलेंगे सर 8 9 17, 17 + n, यानी कि 17 + n है एक, और दूसरा क्या है मेरे भाई 2 + m है। तो जो भी इक्वेशन दे रहा है m - n है या m + n है, तो चाहे तो हम नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएं या ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएं, दोनों बात बराबर है। अगर हम 2 + m से घटाते हैं, है ना, 9 8 17 + n, 17 प्लस क्या n अगर घटाते हैं मेरे भाई, 17 + n घटाते हैं, तो या तो ये 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। हम बोलेंगे जी सर, ये बात तो सही है सर। एक बार और चेक कर लेते हैं, N09M82, तो 9 8 17 + n, हम लोग 0 + m + 2। हम बोले जी सर। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई कि 0 लें कि 11 लें, बात ये है गुरुजी। अगर हम यहाँ पे इसको 0 लाने के लिए अगर हम वैल्यू को, अगर हम m की वैल्यू को अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि m जो है सिंगल डिजिट में है ना। तो हमें सर 11 अगर अंतर लाना है, अगर हमें 11 अंतर लाना है तब कहानी हो सकती है। हम बोलेंगे जी सर, या हम बोल सकते हैं अगर 11 अंतर लाए तो हम बोलेंगे सर 2 + m, 2 + m, है ना, -17 + n, या आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए डायरेक्टली। 2 में से 17 घटाएंगे गुरुजी -15, -15 गुरुजी, है ना। और m - n गुरुजी प्लस m - n गुरुजी। हम बोलेंगे जी सर m - n बराबर गुरुजी 11 अगर हम वैल्यू ले लें, 11 वैल्यू लें, तो 11 पे भाई गुरुजी कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ हम गलत लिखे हैं क्या, हमें लग रहा है कुछ गलत लिख रहे हैं, क्योंकि m - n करेंगे तो 15 11 26 आ जाएगा, m - n करेंगे तो 15। फिर से मैं एक डिजिट लिख देता हूँ मेरे भाई, हमें लग रहा है कि कुछ गलत लिख रहे हैं। फिर से मैं उसको रिकॉल करता हूँ, N0 9M82, ये है। तो अल्टरनेट प्लेसेज का सम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 + m + 0, यानी कि मेरे भाई 2 + m हो गया। हम बोलेंगे जी सर, है ना। गुरुजी 8 9 17, 17 + n,
17 प्लस क्या n बराबर गुरुजी या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल होना चाहिए। हम बोले जी सर। तो गुरुजी 2 में से 17 अगर घटाते हैं तो -15 प्लस m माइनस n बराबर 0 कर सकते हैं गुरुजी। हम बोलेंगे जी सर। तो m माइनस n बराबर 15 n09 m82 एक भी संबंध नहीं आ रहा है जी। m माइनस n बराबर 15 हो जाएगा, 15 11 26 हो जाएगा। दो बार हम वही चीज को कर रहे हैं, जबकि इसका आंसर होना चाहिए m बराबर n होना चाहिए। कुछ डिजिट एक कॉपी नहीं हुआ है क्या इसमें? पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को बताया था, ये m बराबर n इसका आंसर आ रहा है मेरे पास। एक डिजिट यहाँ पे कहीं गायब है, n09 m82 m82, क्योंकि अगर 11 भी लेते हैं तो 15 11 26 कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे 11 लेते हैं तो 0 लेते हैं तो ये 15 आएगा, तो m माइनस n बराबर 15 आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को डॉट में छोड़ देते हैं। टाइपिस्ट भी जो मेरा है ना कभी कभी गड़बड़ा देता है, क्योंकि मेरे भाई ये लास्ट दिन आया है, इसका आंसर हम लोगों ने ये लाया था। चलो ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। लिखा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 6 8 है। 4 6 कितना है? 8 है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है? देखिए, जो भी त्रिभुज हम लोग का बनने का कंडीशन है वो तो आप लोगों को सब लोग को पता होगा कि दो भुजाओं का योग है जो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये एक छोटी सी बात है। लेकिन मेरे भाई अगर हमें कोनों के आधार पे त्रिभुज के बार को बांटा जाए तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। हम बोलेंगे जी सर, ये बात तो आपने बताया सर। जब भी समकोण त्रिभुज की बात है तो कोई भी अगर हम भुजा ले लें ए और बी, तो इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है ना, वो बराबर होता है तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर। हम बोलेंगे जी सर, ये बात तो सही है सर। लेकिन अधिक कोण में क्या होता है सर? अधिक कोण में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो छोटी हो जाती है तीसरी भुजा के स्क्वायर से। मतलब ये वाला इतना बड़ा भुजा हो जाता है, इस तरीके से आप चित्र देखते होंगे, इतना बड़ा ये भुजा हो जाता है कि ये वाला जो कोण है आपका 90 डिग्री से बढ़ जाता है इसके सामने वाला कोण। तो ये याद रखने का तरीका हो सकता है कि बड़ा भुजा इसलिए इसके तरफ बड़ा साइन है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो दो भुजाओं का स्क्वायर का योग है तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये भुजा छोटा हो जाता है। अब इसके आधार पर अगर हम लोग ध्यान से अगर हम देखें कि कौन सा त्रिभुज है संभव, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, हम बोलेंगे जी सर, है ना, और 8 का स्क्वायर 64, हम बोलेंगे जी सर। तो 16 36 52 होता है। 52 जो है ये छोटा है तीसरी से सर, 64 से छोटा ही ना है 52, हम बोले जी सर। यानी कि मेरे भाई अगर छोटा है, अगर दो भुजाओं का योग भी तीसरी भुजा के स्क्वायर से, इसका मतलब सर ये अधिक कोण त्रिभुज होगा कि नहीं? हम बोले जी सर, अधिक कोण त्रिभुज इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है सर। सीजीएल प्री 2022 का ये क्वेश्चन है। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियरली आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखते हैं। लिखा है कि एक महिला ने एक वस्तु को 960 रुपया में बेचा। कितना बेचा? 960 रुपया में बेचा, 960 रुपया में बेचा। अगर इसे 800 रुपया में बेचा होता, 800 रुपया में बेचा होता, तो शुरुआती लाभ के 1/3 लाभ के बराबर हानि होती। जो भी शुरुआती लाभ था उसका 1/3 हानि होती। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक तरीके से और डिटेल तरीके से अगर आप समझना हो तो हम बोलेंगे सर जब 960 रुपया में बेचे हैं, है ना, किसी वस्तु को, तो इसमें लाभ हुआ है ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुआ है, मतलब 800 में बेचने में इसका मतलब हानि हुआ है सर। यानी ये भी विक्रय मूल्य है सर, ये भी विक्रय मूल्य है। पहला विक्रय मूल्य में लाभ हुआ है और आखिरी वाला विक्रय मूल्य में 1/3 हानि हुआ है। हमने जी सर, अगर सर इसमें लाभ मान लेते हैं कि 3x हुआ होगा, तो इसमें 1/3 जो हानि होगा x होगा सर। अब बोलेंगे जी सर। अब जब भी विक्रय मूल्य और लाभ हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, और जब भी विक्रय मूल्य हो और हानि दिया गया तो विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। अब बोलेंगे जी सर, ये दोनों बराबर होंगे दोनों तरफ क्रय मूल्य। अब बोलेंगे जी सर। अब मामला खत्म है मेरे भाई। ये जब इधर आएगा तो 4x बराबर गुरुजी ये हो जाएगा 160, तो x की वैल्यू हो जाएगी गुरुजी 40। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ होगा कितना? तो हम बोलेंगे सर 40 × 3 बराबर 120 लाभ है सर।
सर क्रैमुल कितना होगा सर? सर दोनों क्रैमुल ही है, किसी का भी वैल्यू रख दीजिए। 960 में से 120 जाएगा तो 840 हो जाएगा, यानी 840 क्रैमुल है और 40 आपका क्या है, 40 दिया 120 क्या लाभ है। तो परसेंटेज जो प्रॉफिट निकालेंगे सर 120 लाभ है कितना पे, 840 पे इंटू 100। 6284 1/7 है, 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। 1/7 मतलब 100/7 होता है 100 से गुना करके, या उसको 14.2/7% भी बोलते हैं। तो 14.2/7% या 100/7%, दोनों आंसर मेरे भाई मान्य है। तो ये क्वेश्चन था, एसएससी का क्वेश्चन था, ये हर एक एग्जाम में आ सकता है। इसमें बेसिक बातों को आपको ध्यान रखना होता है, ज़्यादा समय में अंतर नहीं पड़ता है रेशियो से या इससे, है ना। दूसरा तरीका भी है, रेशियो से भी है तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एसएससी फेज 2022 वाला ये क्वेश्चन था मेरे भाई, ध्यान से देखना है ना। जो भी मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 200% मिलेगा, इसकी गारंटी है। करें कि मिस धातु में ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात 7 अनुपात कितना 8 है, सॉरी 7 अनुपात 8 है तांबा जस्ता का पहला में, दूसरा में 4 अनुपात 1 है। कह रहा 2 अनुपात 1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ए और बी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मिश्रण ए का अनुपात मिश्रण बी के साथ पूछा गया है, ना कि तांबा को जस्ता के साथ पूछा गया। तो जब भी मिश्रण का अनुपात निकालना हो तो हम लोग एलिगेशन का रूल अपनाते हैं। हम बोले जी सर, एलिगेशन का रूल में या तो आप तांबा तांबा लेकर चल सकते हैं या तो जस्ता जस्ता। अगर हम तांबा लेके चलें तो पहला में 7 आउट ऑफ 15, 7 8 15 मिश्र धातु में 7 भाग क्या है तांबा है। दूसरे में देखा जाए तो 4 आउट ऑफ टोटल क्या 4 1 5 में क्या है तांबा है। ओवरऑल जो सी प्राप्त करना उसमें 2 आउट ऑफ 3 आपका क्या है तांबा है। बोलेंगे जी सर, बड़ा माइनस छोटा करना जरूर होता है मेरे भाई, लेकिन चीज़ों को आसान किया जा सकता है। ये भिन्न संख्या तो सब में 3 5 15 कैल्शियम 15 होता है, सब में 15 से गुना करके आसान कर सकते हैं आप चीज़ों को। हम बोले जी सर सब में 15 से गुना कर देते हैं, क्योंकि फाइनली रेशियो लाना है ना, और रेशियो की प्रॉपर्टी किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं। तो 3 5 15, 5 दूनी 10 ही हो गया, 15 15 कैंसिल है ना। अगर देखें तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 12 में से 10 जाएगा मेरे भाई 2 आएगा। हम बोलेंगे जी सर है ना। 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, तो आंसर होगा मेरे भाई 2 अनुपात 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 8 क्वेश्चन तक हम लोग चले गए हैं, फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है मेरे भाई, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है, इसको भी हमने प्रमुखता दी है। लिखा है कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की औसत गति कितनी है। देखो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड कांस्टेंट का क्वेश्चन है, बहुत लोग डर जाएगा स्पीड कांस्टेंट क्या होता है। देखो पहला प्लेटफॉर्म को पार करे कोई ट्रेन या दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करे, अपनी गति चेंज नहीं करेगा, ये बात कन्फर्म है। हम बोलेंगे जी सर ये भी बात आपने सही बोली। अगर आप ध्यान से देखें तो 155 मीटर को पार करने में अगर 16 सेकंड का समय ले रहा है और 195 सेकंड को पार करने में अगर 18 सेकंड ले रहा है, ट्रेन वही है, स्पीड वही है, तो ऐसा क्यों कर रहा है दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार इसलिए कर रहा है सर क्योंकि यहाँ पे 40 मीटर का जैसे ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ 2 सेकंड भी बढ़ रहा है सर। हम बोले जी सर, यानी कि इसका मतलब ट्रेन 2 सेकंड में 40 मीटर जाता है। हम बोले जी सर सही पकड़े हैं, है ना। यानी कि मेरे भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, 40 मीटर को अगर 2 सेकंड से डिवाइड करें तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा, और 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो 18/5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा मेरे भाई। हम बोले जी सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है सर। हम बोले जी सर ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है बाबू, सेकंड में बना सकते थे, है ना, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है। एक शंकु है जिसमें त्रिज्या जो है और ऊंचाई क्या है, दोनों क्या है बराबर, आर आर है सर, है ना। शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन गोला के आयतन का क्या है बराबर है, अच्छी बात है। तो शंकु तथा गोले की त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। एक गोला है मेरे भाई, उस गोला के आयतन के बराबर है, गोला की त्रिज्या आर मान लेते हैं, है ना। तो आपसे पूछ रहा है शंकु और गोले की त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। इन दोनों का आयतन क्या दिया गया है, बराबर दिया गया। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपने पढ़ा है शंकु का आयतन, बोलेंगे जी सर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जरूर होगा, लेकिन आर स्क्वायर में एच देखा जाए तो आर ही है,
तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। हम बोलेंगे जी सर। लेकिन गोला का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। हम बोलेंगे जी सर। तो अब ध्यान से देखें मेरे भाई, 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, है ना। स्मॉल आर क्यू बट्टा कैपिटल आर क्यू बराबर मेरे भाई, है ना, कितना आ गया, 4/1 आ गया सर। हम बोलेंगे जी सर, है ना, 4/1 आ गया सर। सर हमें निकालना है स्मॉल आर बट्टा कैपिटल आर, तो मेरे भाई घनमूल करना पड़ेगा 4 का। हम बोलेंगे जी सर। और 1 का घनमूल 1 ही होता है सर, 1 का घनमूल क्या होता है, 1 ही सर। तो हमारा आंसर ये वाला है सर, है ना। ये क्यूब रूट के बारे में ही बोला गया है, इसके अंदर में ये 3 आने वाला है। तो इसके ऑप्शन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने राइट वे में आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं मेरे भाई, जो जीडी से हमने क्वेश्चन उठाया, जीडी 2024 का हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है। ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मेरे भाई कि 120 मुर्गियां हैं एक फॉर्म में, ठीक है, अच्छी बात है। फॉर्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का जो व्यय है 4050 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत जो है 3 रुपया कम जाता है। ऐसा है कि शुरू में 120 मुर्गी है, ठीक है। अब 140 मुर्गी को जैसे ही हम एंट्री करवाते हैं, हमारा सडनली जो है फॉर्म का ब्याज 4050 रुपया बढ़ गया खर्चा। लेकिन जब देखा गया कि पर हेड, प्रति पे, है ना, प्रति मुर्गी के पे 3 रुपया क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है पर हेड। हाँ, तो मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन बड़ा सिंपल तरीका हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं सर स्टार्टिंग में एक मुर्गी पे 100 रुपये का खर्च था, तो 120 रुपया शुरुआत में खर्च हुआ होगा। 140 मुर्गी को एंट्री लेने से खर्च में 4050 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि ये जो खर्च, जो पहले वाला खर्च है, इसमें 4050 की अगर हम बढ़ोतरी करवाते हैं तो ये नया खर्च है 140 मुर्गी को आने के बाद। अब 140 अतिरिक्त मुर्गी आया है, तो 140 + 20 बराबर 260 मुर्गी हो गया। इस 260 मुर्गी के लिए अब पर हेड जो खर्च है x - 3 रुपया होगा, क्योंकि सर पर हेड कमा है। देखिए मेरे भाई, ये भी नया खर्च है, ये भी नया खर्च है। क्या ये दोनों नए खर्च को बराबर नहीं कर सकते हैं? बोले यस सर, बराबर कर सकते हैं। ये तो डायरेक्टली आपने लिख दिया 260 मुर्गी के अकॉर्डिंग। ये क्या किए हैं, 120 मुर्गी का पहले खर्च निकाले हैं, उसमें जितना बढ़ा है उसको जोड़े, तो दोनों तो बराबर ही होगा। हम बोले जी सर। अब यहाँ से चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। बोले सर 0 0 सब में कॉमन हो दिख रहा है सर, तो कैंसिल हो जाएगा सर। ये 12x है सर, ये 26x है, तो 26x में से इधर 12x जाएगा तो 14x हो जाएगा। बोले जी सर। ये 405 है मेरे भाई, है ना, ये -26 दिया 78 आएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा। हम बोले जी सर। तो ये हो जाएगा 483, तो 14x की वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 483, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। हम बोले जी सर, है ना। अब मेरे भाई बात को समझिएगा, x की वैल्यू अगर ध्यान से देखें 7 से कटना चाहिए, 7 6 का 42, 6 और 3 है, 7 9 63, और ये 2 है मेरे भाई। तो x बराबर 69/2, इस बात में सच्चाई है। शुरुआत का खर्च अगर आपसे पूछा जाए तो 120x है, तो 120 × 69/2। हमने जी सर, 2 से काटेंगे 60 टाइम है सर, और 69 छक्का 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, और 6 छक्का 36 5 41, यानी कि 4140 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 12 नंबर क्वेश्चन पे अगर विचार करें तो कवि क्या कहना चाहता है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो औसत क्या होगा। बहुत बार आपने देखा होगा, ये जीडी में ठीक है आया है, टेक्नीशियन में आया है, सब में आया है। जब सभी संख्याओं में अगर आप प्रत्येक संख्या में गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, तो प्रत्येक संख्या में रिफ्लेक्ट होने के कारण औसत में भी रिफ्लेक्ट होगा, और 47 में 6 से गुना हो जाएगा तो 47 या 141 होता है, फिर उसको दुगुना करना है तो 282 इस क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा सर। 282 इस क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा सर। अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो एनटीपीसी का आया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में इस बार बड़ा चांस है कि इस क्वेश्चन को आया जाएगा। बोला गया मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि बिंदु 2 3 से, है ना, बिंदु 2 3 से x² + y² + 4 पर खींची गई
स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो स्पर्श रेखा इस तरीके से वृत्त में होता है ना। कोई भी बिंदु 2, 3 से अगर मेरे भाई ये स्पर्श रेखा अगर ये आ रहा है और ये वृत्त का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको -4 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। स्पर्श रेखा अगर मान लिया आ रहा है मेरे भाई है ना, तो तरीका क्या होता है वो समझिएगा। स्पर्श रेखा टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए, टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए कम से कम हजारों बार हमने पढ़ाया है आपको है ना। कुछ नहीं करते मेरे भाई, इस इक्वेशन को रूट के अंदर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। जीरो तो नहीं लिखेंगे, केवल इसके एक्सप्रेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, एक्सप्रेशन व्यंजक को लिखेंगे। अगर इस व्यंजक में इस बिंदु में अगर इस वैल्यू को प्रथम वाला को x मान लें और इसको y मान लें, केवल आपको x के जगह पुट करना है आपको 2 और y के जगह पुट करना है कितना 3, बस कुछ नहीं करना। 2 का स्क्वायर गुरुजी 4 होता है, 3 का स्क्वायर गुरुजी 9 होता है और 4 पहले से ही 4 4 कैंसिल हो गया, √9 की वैल्यू 3 इस क्वेश्चन का टेंजेंट की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 हो जाएगा है ना। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। केवल इसको वर्गमूल में डाल देंगे और x के जगह x रख देंगे, y के जगह y, आंसर आ जाएगा, बात खत्म है। अगला क्वेश्चन ये कहना चाहता है, कभी क्या कहेगा, गणित वाला कहना चाहता है, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 आदमी, भैया ऐसा है कि 2 आदमी है, एक साथ किसी निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो गंतव्य स्थान की दूरी क्या होगा। आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि जब एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से चला जाए है ना, और उनके समय का अंतर दिया जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मेट होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। पहले पहुंचे बाद में पहुंचे, अधिक समय ले कम समय ले, सब बात तो वही है सर। पहला चाल है सर आपका 3, दूसरा चाल है कितना सर 3.75 सर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा सर 0.75 सर। समय का अंतर कितना है सर आधा घंटा, 1/2 हम बोलेंगे जी सर, यही दूरी होगा सर। ये डेसिमल कैंसिल हो गया सर, 75 सत्ते कटेगा, क्योंकि सर सत्ते ना सत्ते नहीं कटेगा जी, 5 कटेगा है ना, 5 कटेगा, 5 टाइम कटेगा। कितना कटेगा मेरे भाई 5 टाइम है ना। तो 5 या 15/2 7.5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है सर। हम बोलेंगे जी सर, ज़्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं सर, उड़ा दीजिए सर है ना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा, लिखा गया कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक संयोजित आधार पर की जाती है तो 16,000 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। यानी मिश्रधन पूछा गया मेरे भाई, 20% 10% बनेगा और 1 वर्ष है जो 2 वर्ष बन जाएगा। अर्धवार्षिक में रेट आधा होता है, टाइम दुगुना होता है। हम बोले जी सर। 10% को मेरे भाई अगर हम रेशियो से भी अगर बनाएं तो 10% मतलब 1/10, 10 से 11 1 साल में रेशियो होता है। 2 साल मेरे भाई समय हो गया है, तो 100:121 होने वाला। हम बोलेंगे जी सर। सर हमारे पास जो आंसर मूलधन जो दे रहा है सर 16,000 दे रहा है सर, ये कितना गुना है सर। तो हम बोलेंगे सर ये 1 की वैल्यू सर है ना 160 गुना है सर, तो ये भी 160 गुना होगा। यानी कि लास्ट में आंसर 0 आएगा, सम में आंसर 0 है, लेकिन 1 × 6 6 भी लास्ट में आंसर होगा सर। एक ही ऑप्शन में 6 जीरो आंसर है सर। मारेंगे सर, काम खत्म कर देंगे सर, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जीरो तो है ही और 1 × 6 = 6, 6 जीरो एक ही ऑप्शन में था सर। ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं मेरे भाई। 16 नंबर बोला गया एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयत की लंबाई x और y, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक। चौड़ाई जो है y के 4 गुने से 4 अधिक है, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ऐसा ग्रुप डी में आया है। हम बोलेंगे जी सर कोई बात नहीं है। हमें सर लंबाई अगर x है और चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है, चौड़ाई जो है y के 4 गुने से, यानी कि चौड़ाई निकालने के लिए y का 4 गुना से 4 अधिक लिखना पड़ेगा सर। हम बोलेंगे जी सर। तो ये लंबाई है चौड़ाई है, दोनों को गुना किया जाए तो कभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने सुना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। हम बोलेंगे जी सर। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर अगर आप ध्यान से देखें यही बोला गया ना, तो द्विघात समीकरण के x के रूप में क्षेत्रफल बता। अच्छा y बराबर लिखा गया है x के 4 गुने के, अच्छा उल्टा लिखा गया मेरे भाई। यहां पर स्टेटमेंट को समझना है, कह रहा है लंबाई x जो है ना, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक,
ऐसा लिखा गया स्टेटमेंट, है ना। हम बोलेंगे जी सर, ठीक है सर। अगर हम यहाँ से मेरे भाई ध्यान से समझना, ये इक्वेशन गलत हो गया है, आपको ध्यान से देखना, ये बड़ा अच्छा से पढ़ने वाला था, है ना। हम बोलेंगे सर ऐसा है कि अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4y है, y की वैल्यू हम ऐसा बोल सकते हैं सर x माइनस 4/4 हो जाएगा सर। हम बोले जी सर, ये हो जाएगा सर, बराबर y हो जाएगा सर, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस और फिर गुना आएगा तो भागा। तो हम बोलेंगे सर ये लंबाई हुआ x सर, चौड़ाई y के बारे में विचार कर रहे हैं सर, कितना सर x माइनस 4 कितना सर 4 सर। हम बोले जी सर, ये बात होगा सर, नहीं इसके बारे में हमें लिखना है सर। अगर मेरे भाई इन दोनों को गुना करें तो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा 225 इंटू 4 900, तो 900 इधर आ जाएगा मेरे भाई, तो 900 प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है बढ़िया से, है ना। ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी वाला ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 अगर ध्यान से देखें तो एक समबाहुभुज के कोणों का योग, है ना, 2160 डिग्री है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं, एक समबाहुभुज में कोणों का योग कहने का मतलब मेरे भाई कोण तो दो तरीके का होता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। तो अगर सिर्फ कोण लिखा है तो हम आंतरिक कोण ही मानेंगे, क्योंकि अंदर वाला कोण की ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री फिक्स होता है। हम बोलेंगे जी सर, तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सभी आंतरिक कोणों का योग, बराबर है मेरे भाई 2160। हम बोले जी सर, एक शून्य से एक को शून्य, 18 गुने 12 बराबर 270 होता है मेरे भाई। अगर ये 2 इधर जाएगा तो n बराबर 12 2 14, इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर। 2-3 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई मेरे भाई 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। देखो एक चीज याद रखना, किसी भी त्रिभुज में, है ना, अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर ए भुजा है और इस पे लंब एल है ना, इसके पारस्परिक लंब यही है, तो एरिया जब निकालते हैं तो 1/2 इंटू ए इंटू एल होता है एरिया, है ना मेरे भाई। अगर बात को समझिएगा, ये सब भुजा के अकॉर्डिंग होगा। अगर एरिया कांस्टेंट हो जाए सभी भुजा के लिए, है ना, तो मेरे भाई ए जो है एल का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या एल जो है ए का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। क्योंकि दो टर्म, ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये भी अगर कांस्टेंट हो गया मेरे भाई, क्योंकि जब भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे तो एरिया वही आएगा, इस पे भी निकालेंगे तो एरिया वही होगा। यानी कि मेरे भाई ये दोनों को गुना में होने की वजह से डायरेक्टली इसका उल्टा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम बोलेंगे जी सर, भुजा है 8 13 15, तो ये 8 का उल्टा 1/8, 13 का उल्टा 1/13 और 15 का उल्टा 1/15, यही अनुपात निकालना है। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं ना जो घबरा जाते हैं कि सर इसको इंटीजर के रूप में कैसे तोड़े। तो देखो मेरे भाई, हम अगर केवल 2 को भी कंसीडर करें तो क्या 13:8 होगा कि नहीं, तिरछा गुना करने के बाद। हम बोलेंगे जी सर। अब देख लेते हैं 13:8 किस में आंसर है, तो 13:8 15 गुने 13 195 होता है और 15 8 120 होता है। 13:8 तो ये दिख रहा सर। इसमें सर 13 से काटेंगे तो 13 8 104, 13 इंटू 15 195, ये आंसर नहीं होगा सर, है ना। 13:8 इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो एक ही आंसर होगा सर। केवल हम 2 ही से तुलना करके देख लिए सर। ये पावर ऑफ रेशियो है, इस रेशियो के पावर को आपको समझना होगा, नहीं तो बुड़बक की तरह पूरा सबका एलसीएम लेके गुना कर रहे हैं, वो सब घर में करने वाला काम है, आपको एग्जाम में खटाखट करना होगा। आप बोलेंगे जी सर। 19 नंबर क्वेश्चन सीजीएल 2021-22 का क्वेश्चन है मेरे भाई, कि 87% शुद्ध अम्ल का 20 लीटर घोल प्राप्त करने के लिए, मतलब आपको ये प्राप्त करना है, ये बात समझना है, और 20 लीटर घोल होना चाहिए के लिए 80% और 90% शुद्ध अम्ल घोल को मिलाया जाता है। यानी कि एक ऐसा 2 अम्ल है जिसमें एक में 80% कंसंट्रेशन है, एक में 90% है, और इससे प्राप्त करना है आपको कितना, 87%। प्राप्त कितना करना है, 87%, तो ये एवरेज वैल्यू में आएगा, है ना। तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्ल के घोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हम बोलेंगे सर ये तो मजाक है सर, 90 में से 87 जाएगा 3 सर, 87 में 80 7 सर, 3:7 में दोनों घोल है, कुल घोल हो जाएगा 7 3 10 यूनिट, और 10 यूनिट बनाना है कितना, 20 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 2 बनाना है। तो आपसे पूछा है 80% वाला का मात्रा कितना होगा, तो 80% 3 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट का कितना, 6 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर। हम बोलेंगे जी सर। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ध्यान से।
जो आखिरी क्वेश्चन है आज का संभवतः, है ना। लिखा गया ए और बी ने 3:5 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी आरंभ किया, ठीक है। कुछ महीनों बाद ए ने पैसा वापस ले लिया, कितना कुछ महीना बाद नहीं पता है, और वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो कितने महीनों के बाद ए ने पैसा वापस लिया? देखो दो तरीके से बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक तो सिंपल तरीके से कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, या टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर प्रॉफिट बटा कैपिटल का रेशियो निकाल के। लेकिन सिंपल हम बताते हैं कि गुरुजी पहला आदमी ने 3 निवेश किया, दूसरा आदमी ने गुरुजी 5 निवेश किया। पहला आदमी कुछ दिन बाद पैसा वापस ले लिया, तो मान लेते हैं 1 महीना तक निवेश किया, और दूसरा महीना पूरा 12 महीना तक निवेश किया, तभी तो 1 वर्ष हो पाएगा। तो कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, रेशियो है मेरे भाई 2/5। हम बोलेंगे जी सर 5 कैंसिल हो गया सर, है ना। 3 चौका 12 हो गया सर, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 8, यानी कि मेरे भाई 8 महीनों तक इसने बिजनेस किया है। तो यही क्वेश्चन में कितने महीनों के बाद ए ने पैसा वापस लिया, तो जितना महीना बिजनेस किया है उसके उसी समय के बाद पैसा रिटर्न लिया होगा ना। तो हम बोलेंगे सर 8 महीना इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, है ना। आप बोलेंगे जी सर। तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके थे थोड़ा देर पहले, है ना, वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक आप इंजॉय करें, है ना। जय हिंद जय भारत। वो उस क्वेश्चन का डेटा आप देख लीजिएगा, 2nd नंबर वाला, ठीक है। चलिए बाय बाय।